सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम डीसी यादव है और आप सभी का डीसी आईएएस इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज है 15 फरवरी 2023। हम पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर्स सबसे बेहतर और सबसे अलग अंदाज में, जो हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्जाम्स के लिए उपयोगी होंगे। हमारे साथ आप नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों डीसी आईएएस इंस्टीट्यूट को। आज का अपना पहला सवाल है कि अंतरिक्ष में महिला यात्री को भेजने वाला प्रथम अरब देश कौन सा है। आपके सामने ऑप्शंस है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान या कुवैत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सऊदी अरब ने फैसला लिया है कि वो अंतरिक्ष में अपनी प्रथम महिला को भेजेगा, और जिस प्रथम महिला को सऊदी अरब ने अंतरिक्ष में भेजने का फैसला लिया है उनका नाम क्या है। उनका नाम आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है साथियों। तो जी हाँ साथियों, रियाना बरनावी को सऊदी अरब ने, जो सऊदी अरब की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी, उन्हें अंतरिक्ष में भेजने का फैसला किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सऊदी अरब। अब हम बात कर लेते हैं साथियों सऊदी अरब के बारे में। दरअसल सऊदी अरब के प्रेजेंट टाइम में जो प्रमुख हैं वो मोहम्मद बिन सुल्तान हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब के जो प्रेजेंट टाइम में प्रमुख हैं सुल्तान है, मोहम्मद बिन सुल्तान जी हैं। और सऊदी अरब की जो राजधानी है वो है रियाद। सऊदी अरब में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है रियाल। और सऊदी अरब में ही इस्लाम धर्म का जन्म हुआ था, क्योंकि इस्लाम के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में, जो आपको सऊदी अरब में मिलेगा, 570 ईसा पूर्व में हुआ था। जबकि वो मक्का से बाद में मदीना चले गए थे 622 ईस्वी में। और मक्का से मदीना जाने का उनका जो सफर रहा है उसे हम हिजरतिया के नाम से जानते हैं। तो आपको ये जगह मिलेगा साथियों मक्का। इनका जन्म मक्का में मिला था, सऊदी अरब में, मान लो ये मक्का है। इसके बाद यहाँ थोड़ा ऊपर चले गए जो एक शहर है जिसका नाम है मदीना। मदीना में जाके मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में बस गए थे। तो मक्का से मदीना जाने का जो उनका घटनाक्रम है उसे इस्लाम में हिजरत के नाम से जानते हैं। और इसलिए हिजरी संवत की शुरुआत भी 622 ईस्वी से मानी जाती है। अगर मैं सऊदी अरब के अन्य पहलू की बात करूं साथियों, तो सऊदी अरब गल्फ कंट्री काउंसिल्स का सदस्य है, यानी खाड़ी परिषद का सदस्य है। इसके अलावा जो ओपेक है, हमारा तेल संगठन है, उसका भी सदस्य सऊदी अरब है। और ओआईसी इस्लामिक संगठन है, इसका भी सदस्य सऊदी अरब है। तो एक एक करके हम बात करेंगे खाड़ी परिषद के बारे में, ओपेक के बारे में और ओआईसी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की। दरअसल इसकी स्थापना साथियों 11 नवंबर 1981 को हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 कि गल्फ काउंसिल कोऑपरेशन की स्थापना कब हुई थी। 11 नवंबर 1981 को, यानी 1981 को हुई थी। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि खाड़ी सहयोग परिषद का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय साथियों रियाद, जैसा हमने कि बताया कि रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में खाड़ी सहयोग परिषद, जिसकी स्थापना 11 नवंबर 1981 को हुई थी, उसका मुख्यालय है। और प्रेजेंट टाइम में इसमें जो सदस्यों की संख्या साथियों, तो सऊदी अरब में जैसे हमने बताया कि उसकी राजधानी रियाद में गल्फ सहयोग परिषद का जो मुख्यालय है वो है। और इनमें सदस्यों की संख्या जो है वो टोटल है 6। यदि मैं इन 6 सदस्यों की बात करूं साथियों, तो जीसीसी में जो 6 सदस्य हैं उसमें सबसे पहले तो बात करेंगे हम सऊदी अरब की, क्योंकि सऊदी अरब अरबियन कंट्री का सबसे बड़ा सहयोगी सदस्य रहा है, कि उसकी इकोनॉमी सबसे मजबूत है, इनके पास सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है और इनकी सैन्य शक्ति भी सबसे बेहतर है। तो एक तरीके से हर चीज में बेहतर होने के वजह से सऊदी अरब का आपको सभी गल्फ में पकड़ मजबूत मिलेगी। इसमें तो सऊदी अरब है। सऊदी अरब के बाद दूसरी बात करेंगे संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब अमीरात की। इसके अलावा साथियों ओमान, कुवैत,
बहरीन, तो सदस्यों में जैसा मैंने बताया साथियों कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान, बहरीन और कतर, ये वो 6 देश हैं जो गल्फ काउंसिल कॉरपोरेशन के सदस्य हैं। जबकि इसकी स्थापना की मैंने बात की कि गल्फ काउंसिल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1981 को। इसका मुख्यालय हमने बताया कि रियाद में स्थित है। अब बात करते हैं साथियों ओपेक की। ओपेक जो महत्वपूर्ण तेल उत्पादक देश हैं उनका एक संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी साथियों। इसका मुख्यालय जो आपको मिलेगा ये मिलेगा साथियों, इसका मुख्यालय मुझे याद नहीं है रहा, अभी मैं लास्ट में बता दूंगा आपको अगर याद आएगा तो ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। सऊदी अरब इसका एक महत्वपूर्ण सदस्य है। मैं बता दूं सऊदी अरब के अलावा जो अरबियन कंट्री की अगर मैं बात करूं तो प्रमुख तेल उत्पादक देश जैसे ईरान की बात कर लूं मैं, जैसे इराक, कुवैत, यूएई, ये वो देश हैं, खाड़ी देश हैं जो ओपेक में शामिल हैं। इसके अलावा खाड़ी देशों से अगर मैं बाहर की बात करूं तो अगर अफ्रीका महाद्वीप में आप देखोगे तो अफ्रीका महाद्वीप से कई देश जो हैं ओपेक में शामिल हैं। जैसे मैं बात करूं अल्जीरिया अफ्रीकन कंट्री ओपेक का सदस्य है। इसके अलावा जो नाइजर देश है अफ्रीका महाद्वीप का, वो भी ओपेक का सदस्य है। कांगो गणराज्य भी ओपेक का सदस्य है। और गैबान का नाम आपने सुना होगा, या गैबन का नाम सुना होगा, ये भी ओपेक का सदस्य है। और लीबिया, जी हाँ लीबिया, और इसके अलावा इक्वेटर गिनी, जी हाँ इक्वेटर गिनी या भूमध्य रेखीय गिनी के नाम से जाना जाता है इसे। तो ये वो अफ्रीकन कंट्री हैं जो ओपेक के सदस्य हैं। इन्हें एक बार पुनः और रिवाइज कर लीजिए आप। अफ्रीका महाद्वीप के वह देश जो ओपेक समूह में शामिल है उसमें गैबन, कांगो गणराज्य, इक्वेटर गिनी, नाइजर, अल्जीरिया और लीबिया है। इसके अलावा साउथ अमेरिका महाद्वीप का एकमात्र देश जिसे हम वेनेजुएला के नाम से जानते हैं, यहाँ पे आर्थिक तंत्र आप सभी को पता है पूरी तरीके से हाल ही में कुछ वर्षों से फेल चल रहा है। उसके पीछे अमेरिका का हस्तक्षेप है, क्योंकि अमेरिका जबरदस्ती पूंजीवादी को मनवाना चाहता है। इसलिए अमेरिका की आर्थिक नीतियां एक तरीके से वेनेजुएला को कहीं ना कहीं इसके आर्थिक व्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया है। तो वेनेजुएला वो एकमात्र देश है अफ्रीका महाद्वीप का, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का, जो ओपेक में शामिल है। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। और साथियों अगर हम ओआईसी की बात करें यानी इस्लामिक सहयोग संगठन, इस्लामिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना साथियों हुई थी 25 सितंबर 1959 को। जी हाँ 25 सितंबर 1959 को ओआईसी की स्थापना हुई थी। ओआईसी में टोटल जो सदस्य हैं 57 देश हैं। इन 57 देशों में 48 जो हैं वो मुस्लिम बहुल आबादी वाले देश हैं। यानी ओआईसी में 57 कंट्रीज हैं। और ओआईसी का जो मुख्यालय आपको मिलेगा ये साथियों मिलेगा जेद्दा में। जी हाँ इसका मुख्यालय मिलेगा आपको जेद्दा में, और जेद्दा आपको मिलेगा सऊदी अरब में। तो एक बार फिर से हम देखते हैं कि सऊदी अरब का कहीं ना कहीं पकड़ किस तरह ओआईसी समूह में है, क्योंकि ओआईसी का मुख्यालय ही सऊदी अरब में, सऊदी अरब के जेद्दा में है। ओआईसी में टोटल 57 कंट्रीज हैं और इसकी स्थापना 25 सितंबर यानी सितंबर 1959 को हुई थी। अब बढ़ते साथियों अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है साथियों कि हाल में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? भारत, ब्राजील, श्रीलंका या फ्रांस? सबसे पहले बता दूं साथियों कि भारत और फ्रांस इसके संस्थापक देश थे। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए के, क्योंकि 30 नवंबर 2015 को जब आईएसए की स्थापना हुई थी तो इसके संस्थापक देशों में भारत और फ्रांस था,
क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसिवा साहब ने मिलकर 30 नवंबर 2015 को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया था, जबकि श्रीलंका इसका आधिकारिक सदस्य बन चुका है, यानी पूर्व सदस्य बन चुका है। हाल ही में ब्राजील ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्यता ली है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्राजील। ब्राजील के बारे में जान लीजिए साथियों। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। आपको ये जो महाद्वीप दिखाई दे रहा है साथियों, ये मान लीजिए कि साउथ अमेरिका महाद्वीप है। इस साउथ अमेरिका महाद्वीप में आपको यहां से लेके ये वाला जो पूरा क्षेत्र मिलेगा, इसे हम ब्राजील के नाम से जानते हैं। ब्राजील क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और ब्राजील में आपको मिलेगा अमेजन जंगल। जी हाँ, जिस अमेजन का नाम आपने सुना होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल जो है अमेजन जंगल है, यह आपको ब्राजील में मिलेगा। और ब्राजील के जंगलों में आपने आग की घटनाएं कई बार सुनी है, तो ये घटनाएं अमेजन के जंगलों में बार बार हो रही है। ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है साथियों पूरी दुनिया में जो 60% ऑक्सीजन का अकेले उत्पादक है। यानी हम ये मान सकते हैं कि अमेजन जंगल से 60% जो ऑक्सीजन है ये उत्पादन होता है और पूरी दुनिया इसका उपयोग करती है। इसीलिए ब्राजील कभी आपने सुना होगा कि अपने मुद्दे पे अड़ा हुआ है कार्बन कटौती को लेके, कि जब पूरी दुनिया कार्बन को लेके उत्सर्जन कर रही है जबकि हम ऑक्सीजन के इतने बड़े उत्पादक हैं, ऐसे में हमारे ऊपर क्यों थोपी जा रही है। अमेरिकन और नाटो कंट्री जो हैं इनके ऊपर हमेशा ब्लेम लगाता रहता है ब्राजील कि ये दबाव बनाने की कोशिश करते हैं हमारे ऊपर। फिलहाल अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर साथियों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे साथियों कि जिस हम ISA की बात करते हैं उसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय साथियों गुरुग्राम में। और गुरुग्राम कहाँ है? भारत में। जी हाँ, गुरुग्राम कहाँ है? भारत में, जिसको हम पहले गुड़गांव के नाम से जानते थे, हरियाणा राज्य में आता है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय भारत में है, एकमात्र ऐसा संगठन है। मैंने आपको पहले बता दिया कि ISA की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। और इसके स्थापना के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था साथियों कि उसी समय 2015 में क्या हुआ था कि फ्रांस के अंदर पेरिस में जलवायु सम्मेलन चल रहा था, जिसे हम पेरिस जलवायु सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो उस पेरिस जलवायु सम्मेलन से निकल के आया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जिसे हम पेरिस जलवायु सम्मेलन के नाम से जानते हैं साथियों, और इसे COP21 के नाम से भी जानते हैं। दरअसल यहाँ पर पेरिस जलवायु सम्मेलन में हमने ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं हमारे, उनको कम करने के लिए, उन पे विचार विमर्श करने के लिए हमने बैठक की थी, जिसमें हमने प्रतिबद्धता जाहिर की दी थी कि हम जो वैश्विक टेम्परेचर है, वैश्विक जो तापमान है, उसको पूर्व औद्योगिक से 2.2 डिग्री सेल्सियस कम करने का प्रावधान किया गया। कहा गया कि हम प्रावधान करेंगे और जो हमारा टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की गई कि 1.5 डिग्री सेल्सियस हम रखेंगे। और ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पे तत्कालीन 197 देशों में से 179 देशों ने स्वीकृति दी। हालांकि आपने सुना होगा बाद में अमेरिका इससे अलग हो गया था जब ट्रंप की सरकार थी, और पूरा बाइडेन की सरकार आने के बाद इसमें पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में शामिल होने के लिए बात की गई थी। बाकी ग्रीन हाउस गैसों के बारे में आप लोग जानते होंगे। भारत की अगर मैं बात कर लूँ ग्रीन हाउस गैसों या कार्बन से संबंधित, तो साथियों 2030 तक भारत का लक्ष्य था कि वो 2005 के स्तर पर कार्बन को लेके आएगा। जो कार्बन उत्सर्जन है हम 2030 में ऐसा करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक लाएंगे या कुछ भी करेंगे जिसके तहत 2005 में जितना कार्बन उत्सर्जन हम कर रहे थे उस लेवल पे हम 2030 में पहुंच जाएंगे, हमने टारगेट रखा है। जबकि नेट जीरो कार्बन की अगर मैं बात करूं, नेट जीरो कार्बन का टारगेट भारत ने रखा है 2070 में, यानी 2070 तक भारत जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला
देश बनने वाला है। इसकी प्रतिबद्धता भारत ने जाहिर की है। और ग्रीन हाउस गैसों के बारे में बता देता साथियों, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, इसके अलावा मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ऐसे गैस जो हैं, ओजोन गैस ले लीजिए, ये वो गैस हैं जो ग्रीन हाउस गैसों में आते हैं। इनकी कटौती और इनके उत्सर्जन को लेके संबंधित हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पे समझौता किया था और उसी समझौते का परिणाम था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस सामने निकल के आया। अब बढ़ते साथियों अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विमानन सुरक्षा रैंकिंग में कौन से स्थान पे रहा? 100, 75, 55 या 150 नहीं 50। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। भारत ने विमानन सुरक्षा रैंकिंग में एक लंबी छलांग लगाते हुए साथियों 122वें स्थान से अब भारत 55वें स्थान पे आ गया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि भारत में जो विमानन सुरक्षा है उससे संबंधित कितनी बड़ी सुधार हुई है कि जहां हम दुनिया में 122वें कंट्री में आते थे, अब भारत पूरी दुनिया में 55वें कंट्री यानी 55वें नंबर पे आ गया है। 55वां ऐसा देश हो गया है रैंकिंग के आधार पे जहां पर विमानन सुरक्षा सबसे सुदृढ़ है, सबसे मजबूत है, सबसे विश्वसनीय है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। और हमारे नागर विमानन मंत्री जो है साथियों वो हैं ज्योति आदित्य सिंधिया। अब बढ़ते साथियों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य रहा है? हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। महाराष्ट्र ने सर्वाधिक मेडल प्राप्त किए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो आयोजन हुआ साथियों हाल ही में 13 फरवरी को समाप्त हो गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो मध्य प्रदेश में हुआ, और मध्य प्रदेश में हुए इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने सर्वाधिक 161 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा। इस 161 पदकों में महाराष्ट्र साथियों ने 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज। तो जी हाँ, 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 161 पदकों के स्थान पे साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पे रहा। जबकि अगर मैं बात करूं दूसरे स्थान की, तो दूसरे स्थान पे रहा हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा ने 41 गोल्ड, 32 सिल्वर और 55 ब्रॉन्ज के साथ दूसरे पायदान पे रहा। जबकि तीसरे पायदान पे रहा मेजबान राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो मेजबानी कर रहा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की साथियों, उसने 39 गोल्ड के साथ टोटल 96 पदक जीते और ऑल ओवर मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तीसरे स्थान पे रहा। सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कब हुआ था अगर ये सवाल पूछा जाए तो 2018 में सबसे पहले किया गया था और 2023 में मेजबानी कर रहा था मध्य प्रदेश। अगर मैं मध्य प्रदेश के बारे में साथियों बात करूं तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल राजा भोपाल के नाम पे इसका राज्य का नाम भोपाल पड़ा। भोपाल को हम झीलों की नगरी भी कहते हैं। और 2 दिसंबर 1984 में साथियों भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था जिससे लगभग 8000 लोगों की डेथ हो गई थी। इसे भोपाल त्रासदी के नाम से जाना जाता है। और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी यहाँ पे सत्ता में है और बीजेपी की स्थापना 1980 में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जो है उसे हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं साथियों। भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है यानी जैवमंडल हैं। इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से आपको 3 बायोस्फीयर रिजर्व मिल जाएंगे मध्य प्रदेश में, पन्ना, पंचमढ़ी और अचान कमान अमरकंटक। पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था साथियों वो घोषित किया गया था नीलगिरी को। जबकि अंतिम जो बायोस्फीयर रिजर्व था वो था पन्ना जिसे 2011 में घोषित किया गया था मध्य प्रदेश में। और टोटल संख्या भारत में कितनी 18 और इन 18 में से 3 आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। अगला सवाल है विश्व विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भारत में विश्व विरासत स्थल कितने हैं तो उनकी संख्या साथियों 40।
इन 40 में से 32 जो हैं वो सांस्कृतिक हैं यानी कल्चरल हैं, 7 आपके प्राकृतिक यानी नेचुरल हैं, एक आपका मिश्रित यानी मिक्स है जो कंचनजंगा है। तो इन 40 विश्व विरासत स्थलों में से मध्य प्रदेश में आपको साथियों 4 विश्व विरासत स्थल मिलेंगे। वैसे टोटल आई थिंक 5 है, एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। खजुराहो के मंदिर आपको विश्व विरासत स्थल मिलेंगे जिसको यूनेस्को ने घोषित किया है। और खजुराहो के मंदिर को साथियों चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया है। जबकि अगला अगर बात करूं मैं सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप जिसे अशोक के द्वारा बनवाया गया था, ये भी एक यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है। इसके अलावा ओरछा और ग्वालियर शहर को भी यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। तो टोटल भारत में विश्व विरासत स्थल कितने हैं साथियों? 40 में से मैंने आपको बताया कि 32 जो हैं वो कल्चरल है, 7 जो है वो नेचुरल है, एक आपका मिक्स है। और मध्य प्रदेश में कितने हैं? तो आई थिंक 5 है, लेकिन 4 का मुझे नाम याद है। जैसा मैंने बताया खजुराहो जिसको चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया, सांची का स्तूप जिसको अशोक के द्वारा बनवाया गया, और 2 शहर ओरछा और ग्वालियर, इन्हें भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है यूनेस्को ने। बात अगर यूनेस्को की हो रही है साथियों, तो यूनेस्को के बारे में आप लोग जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में। पेरिस आपको पता है राजधानी है फ्रांस की। अभी मैंने पेरिस क्लाइमेट समझौते की बात की थी जो, और पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, ये सवाल अगर पूछा जाए तो ये सवाल है सीन नदी के किनारे स्थित है। और पेरिस में आपको मिलेगा एफिल टावर। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि एफिल टावर कहाँ है साथियों, तो पेरिस में है। एफिल टावर को गुस्तेव एफिल ने डिजाइन किया था, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा था एफिल टावर। मध्य प्रदेश में अगर राष्ट्रीय उद्यानों की बात करूं साथियों, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान आपको 12 राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे। जिसमें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों की अगर मैं बात करूं तो पन्ना, जिसे आपने सुना कि एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, माधो राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में आपको मिलेंगे। और एक और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो आजकल सुर्खियों में है, जिसका नाम है कुनो नेशनल पार्क या कुनो राष्ट्रीय उद्यान। तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान सुर्खियों में इसलिए साथियों कि अभी नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में छोड़ा। इन 8 चीतों में से 5 मादा चीते और 3 नर चीते थे। मादा चीतों को प्रधानमंत्री ने आशा नाम दिया है। और फिलहाल दक्षिण अफ्रीका सरकार से समझौता किया गया है कि 12 और चीता लाए जाएंगे। जी हाँ, 12 चीता लाया जाएगा, जिसे कुनो राष्ट्रीय उद्यान में डाला जाएगा। चीता के बारे में आप लोग बता दें साथियों कि अंतिम बार भारत में जो चीता देखा गया था वो 1948 में देखा गया था। 1952 में भारत को चीता मुक्त घोषित कर दिया गया, यानी भारत में कोई भी चीता नहीं बचा था। अब चीते के पुनर्वास को लेके भारत सरकार एक तरीके से पुनः सीरियस नजर आ रही है। और नामीबिया से लाके 8 चीते कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं। अब दक्षिण अफ्रीका से भी 12 चीते लाए जाएंगे। और मध्य प्रदेश में साथियों सबसे ज्यादा आपको टाइगर रिजर्व भी मिलेगा। टोटल जो भारत में टाइगर रिजर्व है उनकी संख्या है 53। जबकि राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करूं तो टोटल राष्ट्रीय उद्यान भारत में है 106। सबसे पहले मैं बात करूंगा नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान की, तो टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं देश में? 106। डोंट फॉरगेट अबाउट दिस। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान था। कब बना? 1936 में। कहाँ है? उत्तराखंड में। लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान कौन से है साथियों? तो रायमोना लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा दिहंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान लेटेस्ट है। दिहंग पटकई और रायमोना ये दोनों जो राष्ट्रीय उद्यान है असम में घोषित किए गए हैं। पहले असम में जो राष्ट्रीय उद्यान थे वो थे 5। अगर इन 5 की बात करूं, काजीरंगा, मानस, ओरांग, नमेरी और डिब्रू सुखोई, ये 5 राष्ट्रीय उद्यान पहले असम में थे। अब असम में 2 नए राष्ट्रीय उद्यान बने हैं, जिसके बारे में बता दूं। एक तो रायमोना और दूसरा डिब्रू सुखोई। पहले देश में राष्ट्रीय उद्यान थे 104। जब असम में 2 और बने तो उनकी संख्या हो गई 106। तो देश में टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 106। और जैसा मैंने टाइगर रिजर्व की बात की साथियों, टाइगर रिजर्व टोटल देश में पहले थे 52।
अभी उत्तर प्रदेश में रानीपुरवा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो इनकी संख्या बढ़ के हो गई है 53। और टाइगर रिजर्व के बारे में आप लोग जानते होंगे, दरअसल भारत ने जब वन्य जीव अधिनियम 1972 लागू किया, तो उसके बाद हमने 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया, और जिसमें टाइगर के संरक्षण, बचाव और उसके पुनर्वास की व्यवस्थाओं पे जोर दिया जाता है। और एक सवाल आपसे और पूछा जाता है कि टाइगर दिवस यानी बाघ दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। जबकि अगर मैं चलते चलते हाथी की बात कर लूं, हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। जैसे बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, वैसे 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। और जिस तरह आपने सुना होगा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में, इसी तरीके से एलिफेंट प्रोजेक्ट की भी शुरुआत हुई थी 1992 में साथियों। जिस तरीके से टाइगर हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है यानी नेशनल एनिमल है, उसी तरीके से जो विरासत पशु है यानी धरोहर पशु है वो है हाथी यानी एलिफेंट। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर साथियों। ये आज का अपना लास्ट सवाल है टॉप 5 क्वेश्चंस में। तो सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस कब मनाया गया? 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर या 14 दिसंबर? इसका क्षमा चाहते हैं साथियों, दिसंबर काट दीजिए, आप फरवरी कर लीजिए, ये फरवरी कर लीजिए। तो सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस कब मनाया गया? 10 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी या 14 फरवरी? इसका सही आंसर है 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का जन्मदिन मनाया जाता है, क्योंकि सरोजिनी नायडू जो भारत की प्रथम महिला गवर्नर थी यानी राज्यपाल थी। और साथियों बात अगर मैं सरोजिनी नायडू जी के बारे में अगर बात करूं, तो इनका जैसे मैंने बताया कि जन्म जो हुआ था ये 13 फरवरी को हुआ था। और 13 फरवरी में कब हुआ था साथियों, अगर ये सवाल पूछा जाए तो 13 फरवरी 1869 को सरोजिनी नायडू जी का जो जन्म हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था। और एक सवाल और पूछा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी थी? तो साथियों सरोजिनी नायडू थी। दरअसल कांग्रेस की जो 40वां यानी 40 अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कानपुर में, और कानपुर में इसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू जी ने। तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी वो सरोजिनी नायडू थी। वैसे तो 1917 में कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता किया था एनी बेसेंट ने, लेकिन एनी बेसेंट विदेशी महिला थी, आपको पता है, एक आयरिश महिला थी, भारत की नहीं थी। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो आपसे पूछा जाए तो एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू जी। अगर मैं और सरोजिनी नायडू जी के बारे में बात करूं साथियों, तो सरोजिनी नायडू ने 1932 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तब जब वो दक्षिण अफ्रीका गई थी। तो दक्षिण अफ्रीका में जाकर 1932 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली थी सरोजिनी नायडू जी। इसके अलावा सरोजिनी नायडू जी को साथियों 1928 में केसरी हिंद से सम्मानित किया गया था। आप सभी को पता है केसरी हिंद महात्मा गांधी जी को भी दिया गया था और सरोजिनी नायडू जी को भी दिया गया था। कब? 1928 में केसरी हिंद से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा साथियों हमारा जो संविधान सभा था उसमें 15 महिलाएं शामिल थीं। उन 15 महिलाओं में से एक थी सरोजिनी नायडू जी। जी हाँ, सरोजिनी नायडू जी संविधान सभा में शामिल 15 महिलाओं में से एक थी और इन्हें भारत की स्वर कोकिला भी कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है सरोजिनी नायडू जी को। और ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। लेकिन ये महिला राज्यपाल किस राज्य की हुई थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, और उस समय भारत की भी प्रथम महिला राज्यपाल हुई थी। जबकि फरवरी माह के अन्नमय दिवस की बात करूं साथियों, तो फरवरी माह में अन्य कौन कौन से दिवस मनाए गए? सबसे पहले मैं बात करता हूं 1 फरवरी को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। एक तो तटरक्षक दिवस मनाया गया, भारतीय
तटरक्षक के द्वारा। उसके अलावा हमने डीआरडीओ की स्थापना दिवस मनाई, क्योंकि डीआरडीओ की स्थापना भी 1 फरवरी 1958 को हुई थी। और जबकि 2 फरवरी को हमने मनाया आर्द्र भूमि दिवस, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पे बसे ईरान के शहर रामसर में आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर बैठक सबसे पहले 2 फरवरी 1971 को हुई थी। इसीलिए हम 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। सबसे पहले आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था 1997 में। और अगला जो फरवरी महीने का महत्वपूर्ण दिवस था वो 4 फरवरी को मनाया गया साथियों। 4 फरवरी को हमने मनाया विश्व कैंसर दिवस। जी हाँ, विश्व कैंसर दिवस। इसके अलावा अब हम 13 फरवरी को मना रहे हैं सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन। तो ये थे फरवरी महीने के इम्पोर्टेंट दिवस। तो ये थे साथियों आज के टॉप 5 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अभी तक आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया DCIS इंस्टीट्यूट को तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे बेहतर और सबसे अलग अंदाज में अपना रहेगा करंट अफेयर्स। हमारे पास टेक्नोलॉजी का थोड़ा अभाव है, जैसे ही हम कंप्यूटर्स वगैरह ले पाते हैं, बोर्ड वगैरह आ पाता है डिजिटल, आपको एक बेहतर तरीके से शिक्षा प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।